हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 और अध्याय 3। इस वीडियो में बड़ा एक्ट धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तबीयत भी चूँकि ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए आराम से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय 3 में पढ़ेंगे अपन जो सिद्धांत इस अधिनियम को अनुसरित करने में जिनका ध्यान रखना है न्यायालयों को, उनके बारे में। और अगला अध्याय है 4 से 9 तक, उसमें अपन पढ़ेंगे बोर्ड की क्रियान्वयन आदि के बारे में। तो अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत, ठीक है, इसको अपन जो है पढ़ेंगे। तो यथास्थिति के सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड और अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित होंगे। अर्थात नंबर 1, निर्दोषता की अवधारणा का सिद्धांत। किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह अवधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। ये इंटेंशन मान के चल रहा है 18 वर्ष से कम के बालक में कि वो किसी भी प्रकार का जो है आपराधिक कृत्य का दोषी नहीं है, जब तक अन्य साबित ना कर दिया जाए। ठीक है। नंबर 2, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों में समान बर्ताव किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? समान बर्ताव। समान बर्ताव से तात्पर्य है कि किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया जाना चाहिए गरिमा और अधिकारों में। नंबर 3, भाग लेने का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिष्टों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त। और बालक के दृष्टिकोण को बालक की आयु परिपक्वता की सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। उसको भाग लेने का भी जो है अधिकार है। ठीक है। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। सर्वोत्तम हित क्या है, इसकी परिभाषा हम पिछले वीडियो में जो है परिभाषा खंड में देख चुके हैं। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतः इस प्रारंभिक विचारण पर आधारित होंगे कि ये बालक के सर्वोत्तम हित में है और बालक के लिए अपनी पूर्ण सतर्कता को विकसित करने में जो है सहायक है। नंबर 5, कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसकी संरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या यथास्थिति दत्तक अथवा पालक माता पिता की। जैविक कुटुंब माने उसके असली माता पिता, यथास्थिति माने दत्तक माने, ठीक है, जो गोद ले लेते हैं। पालक माता यानी जो उसका पालन पोषण कर रहे हैं। सुरक्षा का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षा के सब ठीक है के संपर्क में रहते हुए उसके पश्चात उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यवहार, बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है। सभी उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है। सकारात्मक उपाय। सभी स्रोतों को इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं। कल्याण की प्रोन्नति, ठीक है, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उन सकारात्मक पॉजिटिविटी बढ़े बच्चों में। ठीक है, ऐसे उपाय भी जो है किए जाने चाहिए। ठीक है। गैर कलंकीय शब्दों का सिद्धांत। किसी बालक से तात्पर्य आदिकाम, प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे कलंकात्मक महसूस करे बच्चा, इनका प्रयोग जो है नहीं किया जाना चाहिए। 9, अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत। बालक के किसी अधिकार का किसी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान नहीं है, चाहे उसकी इच्छा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है बालक के सिद्धांत, न बालक स्वयं न उसकी ओर से कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का त्यजन नहीं कर सकता है। जो उसके अधिकार हैं वो उसे मिलेंगे ही। नंबर 10, समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत। ठीक है, किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर उसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, सख्तता या कारक अपराध भी है किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिए जाएगा। और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाए। सब बालकों को एक समान बनाया जाएगा। ठीक है। अगर उनकी जो मतलब अपराध करने की प्रकृति है उसको भी ध्यान में रखा जाना है। न जाति, न नस्ल, न जन्म स्थान, इन किसी भी आधार पर जो है उनके लिए विभेद नहीं किया जाएगा। 11, एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा का अधिकार जो है प्राप्त होगा। ठीक है, गोपनीयता और एकांतता का अधिकार भी जो है ना प्राप्त होगा। अंतिम अवलंबन के उपाय के रूप में संस्थात्मक, ये कोई पढ़ने की ज़्यादा जानकारी नहीं है। संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसको थोड़ा सा देख लो। किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्र अपने कुटुंब में पुनः मिलाने का और उसी सामाजिक, आर्थिक
और सांसद पद जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, उसको वापस ज्यों का त्यों जो है भेजा जाएगा समाज में उसके माँ बाप के पास। ठीक है, नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभियोगों को विशेष परिस्थितियों के सिवा समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मतलब उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, उसमें उसके हाथ से कोई अपराध हो भी गया है, वो दोषी भी पाया गया है, ताकि उसकी भविष्य में उसकी नौकरी वगैरह पर कोई प्रभाव ना पड़े। विशेष परिस्थितियों में ही उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उसका रिकॉर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। उपयोजन का सिद्धांत। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्रवाइयों का लंबन लिए बिना जब तक जो है बालक या संपूर्ण समाज सर्वोत्तम उन्होंने पढ़ने के उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि इनके विरुद्ध जो अपराध हैं वो सब समाप्त किए जाएंगे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। ठीक है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन सभी में करना पड़ता है, फिर बालकों के में तो और ज़्यादा करना ही पड़ेगा। इस अधिनियम के अधीन न्यायिक हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों निकायों द्वारा निजता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों का, जिनके अंतर्गत उचित सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्वलोकन का अधिकार भी पालन जो है किया जाएगा। इस तरीके से हमने कुछ सिद्धांत देखे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है नहीं, लेकिन एक बार आप देख लेना, कभी पूछ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ से चालू होती है। किशोर न्याय बोर्ड अध्याय 3 है, ये चलेगा 4 से धारा 9 तक मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अध्याय 4 है किशोर न्यायिक बोर्ड। दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों की इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित करेगी। कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह है तो राज्य सरकार करेगी प्रत्येक जिले में एक या अधिक करेगी। ठीक है, काय के लिए करेगी? विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो है, ठीक है, न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करेगी राज्य सरकार। ठीक है, नंबर 2, बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसे इसमें इसके पास प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है, ना हो, जिनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, दो या से सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा। तो इसमें क्या है कि एक जेएमएफसी या महानगर मजिस्ट्रेट होगा जिसको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। ठीक है, इनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा जो जिनमें कम ऐसी भेद की जाए जो प्रक्रिया, उनमें से कम एक महिला होगी। ठीक है, 2 में से 1 महिला होगी, और एक जो है न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश कौन होगा? या तो जेएमएफसी होगा फर्स्ट क्लास मतलब मजिस्ट्रेट, या फिर क्या होगा, महानगर मजिस्ट्रेट होगा। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगा और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्ति प्राप्त होगी जो दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को होती है, वही शक्तियाँ होंगी। न्यायपीठ बन जाएगी 3 लोगों से मिलकर। अब धारा 3 आदि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जबकि वह व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक बालकों तात्पर्य स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो, या बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो। ठीक है, या तो ये डिग्रियाँ हो या उसके पास वो काम करता रहा हो कम से कम 7 वर्ष तक। ठीक है, कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा। जिन योग्यता है अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो वो पात्र नहीं होगा। नंबर 1, उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है। अगर कोई ऐसा पिछला रिकॉर्ड जैसे मानव अधिकारों बाल अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है तब। नंबर 2, उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है, या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, उल्टा नहीं गया है या क्षमा प्रदान नहीं की गई है और अपराध किया है तो उसको समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। नंबर 3, उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है। ठीक है, उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है, पदच्युत कर दिया गया है। उसको किसी सेवा से अगर नौकरी से निकाल दिया गया है या उसका डिमोशन हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में जो है, ठीक है, फिर वो समिति का सदस्य नहीं बनेगा। नंबर 4,
वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानवाधिकारों का अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा हो। ठीक है, बालकों का दुर्व्यवहार कर रहा है और उन्हीं की किसी न्याय बोर्ड में कहाँ से भैया आपको शामिल कर देंगे। बाल श्रम कर रहे, बाल मजदूरी करवा रहे, तो उनका न्याय कहाँ से करोगे। ठीक है। नंबर 5, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों जिनके अंतर्गत बोर्ड में का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है का देख रेख संरक्षण पुनर्वासन बालकों के लिए विधिक संबंधों न्याय के संबंध में ऐसा प्रेरण परीक्षण और सुग्राहीकरण जो भेद की जाए उसकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा। इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें सदस्य त्याग पत्र दे सकेगा ऐसी होगी जो भेद की जाए, माने जो सरकार बनाएगी उसमें त्याग पत्र वगैरह दे सकेंगे। बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान मजिस्ट्रेट के सेवा नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने पर समाप्त किया जा सकता है यदि वह जो मजिस्ट्रेट है केवल उसको नहीं, बाकी 2 सदस्य उनको समाप्त कर सकते हैं अगर जिन नीचे चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1, इस अधिनियम के अधीन न्याय शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। बोर्ड की कार्रवाई में बिना किसी विधिमान कारण के लगातार 3 मास तक भाग लेने में असफल रहा है। किसी वर्ष में 3/4 से कम बार बैठकों में भाग लेने में असफल रहा है। सदस्य के रूप में अपनी आबादी के दौरान उपधारा 4 के अधीन अपात्र हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसको हटा सकती है। ठीक है सरकार। नंबर 5, उस व्यक्ति का स्थानांतरण जो 5 जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है। जहां किसी बालक के संबंध में अधिनियम के दिन जांच आरंभ कर दी गई है उन्हें ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरे कर लेता है, वहाँ ऐसा अधिनियम या तत्समय पूर्वत किसी अन्य विधि में अंतर में किसी बात की जांच द्वारा जारी रखी जा सकेगी, वह व्यक्ति विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किया जाएगा मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है। जैसे मान लो 17 साल का या 16 साल का बालक था, उसने अपराध किया, उसका बाल न्यायालय में केस चला 5 साल, अब हो गया 22-23 साल का, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका वापस बड़ी कोर्ट में जहाँ बड़े वयस्क लोगों की सुनवाई होती है वहाँ नहीं, वहीं सुनवाई जारी रहेगी। ठीक है। नंबर 6, उस व्यक्ति का स्थानांतरण जिसने अपराध तब किया था जब वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का था। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसे उस समय जब 18 वर्ष की आयु से नीचे के था किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, उस व्यक्ति को जांच प्रक्रिया के दौरान बालक माना जाएगा। सीधी तो बात है, भले अब वो बड़ा हो गया है। ठीक है, तो वो अपराध करते समय अगर बालक था तो बालक ही माना जाएगा। ठीक है। ठीक है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है, जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। जब तक उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा तो बोर्ड कहाँ रखेगा, वो सुरक्षित स्थान पर उसको रखेगा। उपधारा 3(1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अधिनियम के बंधों के अधीन मजिस्ट्रेट प्रक्रिया के अनुसार माना जाए। बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया धारा 7, बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारोबार के समयवार के बारे में नियमों का अनुपालन करेगा जो भेद किए जाए, उन्हें सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रिया बाल हितैषी हों और यह है कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान ना हो। ठीक है, नियमित न्यायालय से भिन्न हो, उसका अभित्रास भय उत्पन्न कार्य करने वाला हो रहा हो और उसका बाल हितैषी प्रक्रियाएँ हो। ठीक है, विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बोर्ड के सब बोर्ड की कोई बैठक ना हो किसी व्यष्टक सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा। ठीक है, व्यष्टक सदस्य के समक्ष ही पेश किया जा सकेगा अगर बोर्ड की बैठक नहीं लग रही तो। ठीक है, बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और कार्यपालन में कोई बात देखो अब यदि मान लो भी 3 में से 2 भी है 1 भी है, मजिस्ट्रेट अकेला है तो वो काम जो है कर सकता है, परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय ठीक है धारा 18 की धारा 3 के अधीन कोई आदेश करते हुए कम से कम 2 सदस्य जिसके अंदर प्रधान मजिस्ट्रेट में उपस्थित रहेंगे, कम से कम 2 सदस्य वहाँ पर चाहिए और 2 में से प्रधान मजिस्ट्रेट तो चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, अंतिम बाकी सुनवाई एक भी कर सकता है। नंबर 4, बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहाँ ऐसा कोई बहुमत नहीं हो वहाँ प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी। अगर 3 में से 2 बोल रहे हैं कोई बात एक तो वो मानी जाएगी, लेकिन अगर 2 ही हैं बोलने वाले तो फिर जो प्रधान मजिस्ट्रेट है उसकी राय जो है प्रभावी हो जाएगी। बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और उत्तरदायित्व, तो इसको ज़्यादा अपन को पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसको मैंने अपन यहाँ से पढ़ ले रहे हैं कि कौन कौन से दायित्व आएंगे। ठीक है, बाकी आप इसको ऊपर का पढ़ लेना, यहाँ कोई समझाने वाली है तो नहीं बात नहीं। प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक और माता पिता संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये कृत्य और उत्तरदायित्व है। यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की बालक की गिरफ्तारी जांच पश्चातवर्ती देखरेख पुनर्वासन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संरक्षा हो
उसको सुरक्षा प्रदान हो। विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्ध सुनिश्चित कराना। ठीक है, अगर नहीं वो अपना वकील लगा पा रहा पैसे से तो विधिक सहायता से उसको वकील का दिलाना। डी, बालक को जब कभी आवश्यक हो यदि वह कार्यवाही या प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है, दुभाषी अनुवादक जिसके पास ऐसी अर्हता अनुभव हो, ऐसी फीस का जो भेद की जाए संदेह करने पर उपलब्ध कराना। परिवीक्षाधिकारी या यदि परिवीक्षाधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट उन परिस्थिति में निश्चित करने के लिए जिनमें अभी कथित अपराध किया गया था उसके बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश की जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश जो है देना। ठीक है, 15 दिन की अवधि के अंदर ये बात आप जो है याद रख लेना। नंबर 4, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में धारा 14 की निर्दिष्ट न्याय निर्णय और निपटारा करना। ठीक है, तो इनको एक बार आप जो है पढ़ लेना, कोई आवश्यक चीज़ इनमें पढ़ाने लायक है नहीं, इसको पॉज करके आप एक बार जो है पढ़ सकते हैं। बाकी किस में दिए गए हैं दायित्व उत्तरदायित्व, तो ये धारा जो है 8 इम्पोर्टेंट है, यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। हालांकि ये धारा ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसृत की जाने वाली पेजी से अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया। अब ऐसे कोई मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया कर ली या की जा रही है जो इस अधिनियम के अंतर्गत सशक्त नहीं किया गया, तब क्या होगा? जब किसी मजिस्ट्रेट को जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यह राय है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह विकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है और ऐसी राय को अविलंब अभिलेखबद्ध करेगा, उस बालक को ऐसी कार्रवाई के अभिलेख के साथ कार्रवाई पर अधिकार रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेजेगा। ठीक है। नंबर 2, यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह विकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है वह व्यक्ति बालक है, अपराध के की जाने की तारीख से वो बालक था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध की जाने की तारीख से बालक था, तो उस उक्त न्यायालय उस व्यक्ति की आयु की अवधारणा करने के लिए ऐसी जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो, कि पत्र नहीं लेगा और उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कथन करते हुए मामले के निष्कर्ष अभिलेखित करेगा। मान लो जो नियमित न्यायालय है जेएमएफसी वगैरह के यहाँ उसका चालान पेश हो गया तो वह उसकी जांच करेगा कि यह 18 वर्ष से कम आयु का है, साक्ष्य लेगा। ठीक है, मास्टर को बुलाएगा, अंक सूची में बुलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एफिडेविट नहीं लेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? परंतु ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसको किसी प्रकरण पर मान लो कोई व्यक्ति जो है आ सकता है और कह सकता है भाई कि हम 18 वर्ष से कम आयु की सब दावा कर सकता है। ठीक है, और किसी भी प्रक्रम पे ये जो मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुमने चालान के समय क्यों नहीं कहा, 2 महीने बाद क्यों नहीं किया कहा, तो कभी भी कह सकता है, निर्णय के बाद अपील में भी वह कह सकता है। ठीक है, इसलिए वो उसका अधिकार हमेशा ही सुरक्षित रहता है। ठीक है, भले ही जिस समय लेकिन वो आवेदन लगा उस समय बालक न रह गया हो, शर्त केवल ये है कि जिस समय उसने अपराध किया था उस समय वह बालक था, तो यह प्रूव करने का मौका उसे हमेशा रहेगा, भले ही किसी भी प्रक्रम पर जो है केस पहुंच चुका हो। अगर वो तब भी साबित कर देता है तो भी ऐसा माना जाएगा कि वो बालक ने जो है अपराध किया है। ठीक है, और उसको बालक के अनुसार ही ट्रीट किया जाएगा। यदि न्यायालय का निष्कर्ष है किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और ऐसे अपराध की तारीख को बालक है तो बालक को बोर्ड के पास समुचित आदेश पालन करने के लिए भेजेगा। न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश यदि कोई बारे में समझा जाएगी उसका प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, मान लो फैसला कर भी दिया है और बाद में उसको वो नाबालिग घोषित होता है तो उसको पता है उसको फिर वापस जो है भेज दिया जाएगा कहाँ पे कहाँ पर भेजा जाएगा? बाल न्यायालय में। ऐसा माना जाएगा कि इसके विरुद्ध कोई यहाँ पर निर्णय पारित हुआ ही नहीं है। ठीक है, यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जब उस व्यक्ति के बालक होने के दावे की जांच की जा रही है संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित है तो उस व्यक्ति को अंतःकालीन अवधि सुरक्षित स्थल में रखा जा सकेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक अभी जो है पढ़ लिया है और ये धारा 9 हमारी यहाँ